हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज थोड़ी मेरी आवाज़ उदित नारायण जी की तरह हो रखी है, ठीक है ना। सो प्लीज़ मैनेज, है ना। बीच बीच में आपको उदित नारायण जी की आवाज़ में एक दो गाने भी सुनाऊंगा मैं ठीक है। ऐसे बड़े कम मौके होते हैं कि इंसान की जो आवाज़ है वो उदित नारायण जी की तरह, यानी कि उसको जुखाम या नज़ला हुआ होता है, ठीक है। तो खैर आज ऐसे ही सुनहरे अवसर पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है ना, कैसे अप्लाई होंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये तमाम सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने देखो इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है या कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें, तभी जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा एक अप्रोच है कि समय देना है, सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। दूसरा, सॉल्यूशन देखने की जल्दी नहीं करनी है ना। जितनी जल्दी आप सॉल्यूशन देख लोगे उतना कम मैथमेटिक्स आप ग्रहण कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखना इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आऊँ, आप वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप बिल्कुल गिव अप कर दें कि यार अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तब आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। ऐसे करने से ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज आपको 2 की जगह 4 घंटे में कंप्लीट हो, है ना। तो आप 2-2 घंटे 2 दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन में जाके कंप्लीट होगी। लेकिन आपको ऐसा आ जाएगा कि फिर आपको आगे की एक्सरसाइज चुटकियों से सॉल्व होने लगेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम प्रभु के अवतार हैं, विष्णु अवतार हैं, हमारी इच्छा से दुनिया चलेगी, लेकिन हमारी इच्छा से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया अपने तरीके से चलती है ना। और ऐसे ही मैथ्स भी अपने तरीके से चलती है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए, अभी रिसेंटली, है ना, हमने 2-3 एक्सरसाइज करी हैं। तो रिसेंटली हमने 14 अगस्त को सफल बैच, जो कि हमारा एक ईयर लॉन्ग 12th बोर्ड्स प्लस CUT मैथ्स स्पेशल बैच होता है, उसके अंदर हम लोगों ने बुक 2 स्टार्ट करी है। और जनरली बच्चों के 2 कंसर्न होते हैं कि कब कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए जहाँ से उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगे। तो बुक 2 एक ऐसी एंट्री है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी डे 1 से। प्लस बैच का प्राइस भी इसलिए आप लोगों के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि बुक 2 कराएंगे। बुक 1 के सभी नोट्स, रिकॉर्डिंग, लेक्चर, DPP सब आपको मिलेगी। उसके डाउट्स आप हमारे डाउट सेशंस में पूछ सकते हैं, है ना। तो बुक 1 का एक्सेस भी आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। टाइमिंग डेली 7 to 8:30, है ना। हम लोग इंटरेक्टिव वे में पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सीरियस स्टूडेंट, सीरियस टीचर, तो एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक माहौल होता है, एक बढ़िया माहौल होता है पढ़ाई का, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे हम लोग उस रूटीन को फॉलो करते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके पास साल भर अवेलेबल रहेंगी। NCERT के अलावा हम लोग अपनी DPPs करते हैं, ठीक है ना। एंड इन DPPs को प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके लिए 100 नंबर लाना भी, है ना, मतलब नामुमकिन नहीं होगा, ठीक है। सो पीरियोडिक टेस्ट होते रहेंगे और सभी डिवाइसेस से, आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैकबुक है, लैपटॉप है, PC है, iPad है, कुछ भी है, तो आप सभी डिवाइसेस से इस बैच को एक्सेस भी कर पाएंगे। मैं ही वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। सो इफ़ यू वांट, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 के। देखिए स्टार्टिंग में ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये स्टार्टिंग के कुछ 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चंस जो हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, 5 क्वेश्चंस, बल्कि 6 क्वेश्चंस, है ना। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, वो हम लोग बाद में करेंगे। यानी कि जब हम लोग पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म कर चुके होंगे तो पहले 6 क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि पहले 6 क्वेश्चंस थोड़ा सा ऐसे अप्रोच से रिलेटेड है जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। बस आपको कराने हैं क्वेश्चंस तो करा देंगे, है ना। पहले मुद्दे पे बात करते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए वन बाय वन चीज़ों को करते हैं। देखिएगा मेरी अप्रोच, देखिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले उसने कहा भैया कि यार इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए किसी भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में ये जो क्वांटिटी होती है ना बच्चों, उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड है ना। तो मैं ये वर्ड्स कई बार यूज करूंगा कि भैया इंटीग्रैंड में क्या है, तो वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होना है उसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये जो साइन है, ये जो साइन है, मतलब कौन से वाला साइन? ऐसे वाला साइन। इस साइन को अपन क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रल, है ना, साइन ऑफ इंटीग्रल। और ये जो dx है, यहां से हमें क्या पता चलता है बच्चों? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? x है। यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? x है, x है, ठीक है। तो किसी भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भैया इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रैंड और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई एक चीज की भी कमी रही तो इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, सो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लेट्स से ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है इसको हमने आई बोल दिया, ठीक है। अब देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है कि इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सबसे पहले तो इजीली इंटीग्रेटेबल फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्म में वो इजीली इंटीग्रेट हो सके उस फॉर्मेट में लेके आना है। तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, मैं इसको अलग अलग सेपरेट कर रहा हूं। बेसिकली इसके अंदर दो टर्म्स हैं, है ना, इसके अंदर दो टर्म्स हैं। तो मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, और 1 dx अपना अलग ले जा रहा हूं, ठीक है, ओके। ऐसा करने के बाद मैं इसको यहां पे ले आया, ठीक है। अब बच्चों दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन से दो फॉर्मूले हैं? सोचो जरा, कौन से दो फॉर्मूले हैं? एक तो फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। एंड एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। dx का इंटीग्रेशन बोलो या 1 इंटू dx का बोलो, बात एक ही है ना, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। 1 इंटू dx बोलो चाहे खाली dx बोलो, बात एक ही है, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पे देखो इस चीज को, इस वाले टर्म को देखो, ये x की पावर n टाइप्स का इंटीग्रेशन है, x पावर n टाइप्स का इंटीग्रेशन है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? x पावर n प्लस 1 है ना, n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c। ये पहले इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आया, लेट्स से हमने कह दिया c1 है ना। भैया दो इंटीग्रल्स है ना यहाँ पे, तो एक से आया इंटीग्रल c1, है ना, एक इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आया c1, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया भैया, है ना, माइनस है तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा बच्चों? इट इज x प्लस c। बच्चों बहुत ध्यान से देखें, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx हो या आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो चाहे 1 इंटू dx हो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दूसरे इंटीग्रेशन से एक अनदर कांस्टेंट आया, लेट्स से c2, ठीक है ना। सो x पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट 1 माइनस x प्लस, है ना, एंड दिस इज अनदर कांस्टेंट माइनस c2। सो बच्चों फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? x क्यूब अपॉन 3 माइनस x, और कांस्टेंट 1 में से कांस्टेंट 2 गया तो एक अनदर कांस्टेंट आया, लेट्स से प्लस c, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो हमने ये इंटीग्रेशन लिख दिया। लेकिन बच्चों एक जनरल प्रैक्टिस में हम लोग, आपने स्कूल में भी देखा होगा अपने, c1 c2, देखो कायदा कहता है हमें इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ऐसे जनरली सॉल्व नहीं करते अपने क्लासेस में भी, है ना। आपके टीचर्स भी ऐसे नहीं सॉल्व कराते होंगे। वो क्या कराते होंगे कि भैया जिस स्टेप से इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, जिस स्टेप से इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, देखिए x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना, और dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस का साइन, dx का इंटीग्रेशन x,
प्लस एक कांस्टेंट यहाँ से आया, एक कांस्टेंट यहाँ से आया, तो बार बार कांस्टेंट ना लिख के फाइनली एक कांस्टेंट लिख दिया, फाइनली एक ही कांस्टेंट लिख दिया। तो यानी कि जिस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पे बार बार कांस्टेंट ना लिख के कि एक कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट 2 है, आप एंड में एक प्लस सी लगा दो, डेट्स इट, ठीक है ना। तो आप यहाँ के यहाँ भी डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, दैट इज x³ माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे आपका इंटीग्रेशन का ये पहला सवाल आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम लोग कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो वो बहुत नया नया सा होता है। जैसे हम लोग रिश्तेदारी में कहीं नए जगह पे चले जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग किसी को नहीं जानते, है ना। ये बुआ का लड़का है, ये बुआ के लड़के के ताऊ का लड़का है, ठीक है ना, ये बुआ के लड़के का मामी का लड़का है ना, वो तो मैं ही बन गया ना। ऐसे करके तो स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं जानते, तो फर्स्ट वी स्पेंड टाइम कि भाई हम उनको जान सकें, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में आपको ऐसे ही हौले हौले स्लोली क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को जान सको कि यार एग्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। जल्दीबाजी करोगे, ऐसा हो सकता है कि आप एक्सरसाइज जल्दी कर दो, लेकिन एक्सरसाइज जल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको हौले हौले चलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। लेट से दिस इंटीग्रेशन इज आई, है ना, लेट से, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ना कि भैया लेट से ये आई है, ठीक है ना। अब इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, तीनों को अलग अलग कर लो, ठीक है ना। दिस इज ax² dx, दिस इज bx dx एंड दिस इज c dx। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले इंटीग्रेशन की किसी भी प्रॉब्लम में आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं ना, a बाहर आ जाएगा एंड यू हैव गॉट x² dx, फिर b बाहर आ जाएगा देन यू हैव गॉट x dx, देन c बाहर आ जाएगा, यू हैव गॉट dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों जगह मेनली कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपका मेनली ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। x⁴n dx बराबर x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। ये मेनली फॉर्मूले आपके लग रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, a यहाँ x⁴n की जगह क्या है, 2 है, तो x⁴n+1 यानी कि 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है। प्लस c तो बाद में एक ही बार लगाएंगे, प्लस b यहाँ पे x की पावर 1 है तो n की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, तो x⁴n+1 यानी कि 1+1 अपॉन 1+1 प्लस कांस्टेंट तो एक ही बार लगाएंगे बाद में, फिर c इंटीग्रेशन ऑफ dx। बच्चों हमने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x प्लस c, तो यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x आ गया, प्लस एक ही बार हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया, एक ही बार हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, a इंटू x⁴3 अपॉन 3 प्लस b इंटू x⁴2 अपॉन 2 प्लस cx प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है बच्चों। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है बाबा, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोगों ने फाइनली ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए तो फटाफट से बच्चों इसको नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, ठीक है। ओके बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 9th क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भैया इसके अंदर।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं यार ये जो टर्म्स है इनको सेपरेट करने में फायदा है। लेट से ये जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है इसको हमने आई बोल दिया, लेट से, ठीक है ना। तो मैं आई को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2x² dx प्लस e पावर x dx लिख सकता हूं क्या? जल्दी बोल दीजिए, लिख सकता हूं क्या? वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप 2 को बाहर निकालेंगे, इट इज x² dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x dx। नाउ बच्चों बहुत ध्यान समझेंगे, बच्चों बहुत ध्यान समझेंगे। नाउ बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ना, x पावर n dx का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड बच्चों हमारे पास दूसरा फॉर्मूला e पावर x dx का इंटीग्रेशन इज e पावर x प्लस c, ठीक है ना। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए x की पावर n की जगह 2 है, तो x की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e पावर x का इंटीग्रेशन तो e पावर x ही रहेगा बाबा, है ना, बाद में प्लस c, तो यहां पे आ जाएगा 2x³ अपॉन 3 प्लस e पावर x प्लस c। आज जिन सवालों को हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व कर रहे हो, थोड़े दिन रुक जाओ, है ना, 2-4 दिन और रुक जाओ, 5 दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन में आप इंटीग्रेशन कैसे करने लगोगे, मेंटली सॉल्व करने लगोगे, एक लाइन में सॉल्व करने लगोगे, एक लाइन में सॉल्व करने लगोगे। क्लियर है बेटा? अरे जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलें क्या? आगे चलें, 10th क्वेश्चन करें क्या? चलिए, सो 10th क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो यहां पे 10वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चों। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो कैसे क्या करोगे ना, देखिए लेट से ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम अभी आपने आई बोल दी है, लेट से, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना होगा भैया, √x का होल स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 1/√x का होल स्क्वायर 1/x हो जाएगा। देखिए हम यहां पे बेसिकली a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं बच्चों, देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हम क्यों लगा रहे हैं ना, तो क्यों का जवाब हमें पता होना चाहिए भैया। यथा स्थिति में जिस स्थिति में ये है, उस स्थिति में इंटीग्रेशन करना इजी काम नहीं है। मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला सर जी ने लिखवाया ही नहीं है कि इंटीग्रेशन ऐसे यथास्थिति में हो सके। तो इसका मतलब क्या है, मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, एंड दिस मच ऑफ dx, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ बच्चों इफ यू विल सी हियर x प्लस 1/x और √x से √x कट गया, दिस इज 2, ठीक है ना, दिस मच ऑफ dx। अब बच्चों देखो क्या होगा, 3 टर्म्स है बच्चों, 3 टर्म्स है, सो दिस इज x dx आ जाएगा प्लस 1/x dx आ जाएगा माइनस 2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मेरे पास यहां पे कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे ना, ठीक है, यहां देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं नीचे ले जा रहा हूं ना, जिससे कि कोई भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है भैया, मैंने ऐसा कर लिया। अब बच्चों फॉर्मूला देखो यार, फॉर्मूला तो देखो, x पावर n dx कितना हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बच्चों चेक कर लो, राइट है, यही रहेगा भैया फॉर्मूला, यही रहेगा क्या बाबा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रहेगा क्या? 10 दो मैनू, अरे 10 दो मैनू, 10 दो, ठीक है, ओके बच्चों। तो x पावर n dx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अच्छा आपको पता है कि इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो मान लो कोई बच्चा होशियारी दिखाए, क्या होशियारी दिखाए कि 1/x को वो क्या लिख दे,
एक्स की पावर -1 लिख दें नेक्स्ट स्टेप में, और फिर वो क्या करे, ये वाला फॉर्मूला लगाए, है ना। नहीं आ रही बात समझ में, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं जलवा, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं जलवा, ठीक है बाबा। चलो, मेरे को तो जगह चाहिए थी, मैंने जगह खरीद ली है, ठीक है, जगह मैंने खरीद ली है। देख बाबू, मैंने क्या करा, x dx। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको x dx रखा, ये 1/x था, इसको x की पावर -1 लिख दूंगा, और दो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूंगा, ऐसा करके केस मैंने एक बना दिया है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि यहां पे x की पावर 1 है, ठीक है ना। अब देखिए, कोई बच्चा इंटीग्रेशन करने के लिए निकला तो क्या करेगा, x की पावर n है ना, तो n की जगह 1 हो गया, तो यहां पे लिख देगा वो x पावर 1 + 1/1 + 1, ठीक है। फिर वो कहेगा कि यहां पे तो n की पावर n की वैल्यू -1 है, n की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, x की पावर -1 + 1/-1 + 1 -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आपको पता ही है कितना होता है, x + c, तो dx का इंटीग्रेशन x + c आ जाएगा। वो बच्चा कॉन्फिडेंटली ऐसे करके आ जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ऐसा इसलिए गलत हो जाएगा कि जब वो इसको फर्दर सॉल्व करेगा तो यहाँ पे x की पावर 2/2, यहाँ पे x की पावर 0/0, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड टर्म हो गई भैया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये आंसर अभी क्या है, गलत है। तो इसलिए इस फॉर्मूले में कभी भी n की जगह -1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब n की जगह -1 होगा तो क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपका ये 1/x था ना, आप इसको 1/x ही रहने दो बाबा, आप इसको 1/x ही रहने दो बाबा, आप इसका 1/x रहने दो, आप इसको 1/x रहने दो, ठीक है ना। आप भैया इसको 1/x जो है रहने दो, ठीक है। और हमने आपको 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिखाया तो है, कितना होता है, log मॉड्यूलस x + c, चेक कर लो। तो यानी कि 1/x का हमने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिखाया है log मॉड्यूलस x + c, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है बाबा वो कैसा हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log मॉड्यूलस x। सो द आंसर विल कम आउट लाइक दिस ओनली, x पावर 2/2 प्लस log मॉड्यूलस x माइनस का 2x + c, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दो, क्या ये सभी को क्लियर है, क्या हैं जी, सभी को क्लियर है भाई, ठीक है। आगे चलें क्या, आगे चलें क्या बच्चों, आगे चलें क्या, वेरी गुड, आइए आगे चलते हैं, एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे सम पॉलिनोमियल फंक्शन अपन पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि समथिंग अपन समथिंग टाइप फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए जो लोग 9th क्लास में चीटिंग करके पास हुए थे उनको बता देता हूं मैं, a + b + c/d को हम क्या लिख सकते हैं, a/d लिख सकते हैं, प्लस b/d लिख सकते हैं, प्लस c/d लिख सकते हैं। चेक कर लो, चेक कर लो। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, लेट से ये इंटीग्रेशन आई है, क्या है भैया ये, लेट से ये आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया हम लोग, देखिए दिस अपॉन दिस x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। सो भैया ये कितना हो गया, दिस इज x³ इज x, यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे माइनस 4/x² dx। ये 3 टर्म्स हैं, इनको अलग अलग कर लूं क्या, जल्दी से बोल दो, दिस इज x dx, this is 5 dx and this is minus 4/x² dx।
दिस इज x dx। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे बच्चों, जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भैया, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सो x पावर 1 है ना, लेट्स से दिस इज x पावर 1। ठीक है, सो x पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर है ना, n की जगह 1 आ गया तो n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx माइनस। अच्छा बच्चों, इसको इंटीग्रेशन को देखो, 4x पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाके -2 हो सकता है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है। सर आपने तो कहा था ना कि सर x को नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है, आप तो मना कर रहे थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बाबू मैंने सिर्फ ऐसा जब n की वैल्यू -1 होगी तब मना किया था। n की वैल्यू सिर्फ -1 नहीं हो सकती। क्या n की वैल्यू -2 हो सकती है? हो सकती है भाई, बस ये -1 नहीं हो सकती। बाबा आपका n जो है वो -1 नहीं हो सकता, -2 हो सकता, क्या हो सकता है, सिर्फ n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता बाबा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो -2 हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि वन ऑफ द इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर चुके, सुनो जाने अनजाने में गलती से, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, एक ही लाइन में सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन कई बार हमारी उत्सुकता, हमारी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम लोग एक इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर दिए, बाकी 2 इंटीग्रेशन अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जिस भी स्टेप पे एक भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा उसी स्टेप से +c लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो +c यहीं से लगना शुरू हो जाएगा। सो आइए जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज x पावर 2/2 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और x पावर -2 है ना, ये 4 तो बाहर आ जाएगा भैया। ठीक है और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है बाबा, अब देखिए आपका आंसर कितना आएगा, है ना, आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इट इज x² प्लस 5x माइनस का 4, दिस इज x की पावर -2 प्लस 1, x की पावर -1 हो गया बाबा ये, और अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे एक बात बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं आ रही समझ में बात भैया? आप ऐसे सोचो, -4 इंटू 1/-1 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना। ठीक है, हो जाएगा ना +4। तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब हो रही है तो ये +4 हो जाएगा। अब नीचे तो प्लस का 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, ये x की पावर -1 कैसा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना, तो ये 1/x हो जाएगा। सो ऐसे करके हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया, x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ठीक है, क्लियर है बच्चों? प्लीज़ आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, जल्दी से बता दीजिए प्लीज़, आपको समझ में आ रही हैं क्या? क्या आपको समझ में आ रही हैं बच्चों? चलें आगे, चलें क्या, चलें भैया आगे चलें क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, चलो तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स, अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी वर्क करेगा। ठीक है ना, अब होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस बढ़ाने का ये पर्पस है कि आपको ऑल राउंड जो कॉन्सेप्ट की नॉलेज है वो हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है बट एक इरेशनल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने की एक इरेशनल क्वांटिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कि बच्चा देखते हैं कि इरेशनल क्वांटिटी के साथ कितना कंफर्टेबल है जो है डील करने में। ठीक है ना, तो लेट से ये इंटीग्रेशन आई है। ठीक है ना, लेट से, सो अब क्या होगा बच्चों, आई है ये, नाउ दिस अपॉन दिस। ठीक है ना, सो x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x। ठीक है, एंड प्लस 4 अपॉन √x, है ना, 4 अपॉन √x। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऐसा हमने कर दिया। अब बच्चों देखिए √x क्या होता है, बेसिकली इस x की पावर हाफ।
है ना। एक चीज़ तो आप ये जानिए। दूसरा बच्चों कभी भी समझिएगा, अगर x की पावर न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है, ठीक है ना, यानी कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, x इक्वल टू एक्स की पावर a माइनस b होगा। और कभी अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है बट मल्टीप्लीकेशन का केस है, सो या हियर यू विल गेट x की पावर a प्लस b, है ना। सो ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस की जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ठीक है ना, उसी से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा, इट इज x की पावर 3, अच्छा रूट x को तो पावर कितना बोलेंगे, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अभी ये क्वांटिटी कितना है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ, ठीक है ना। अच्छा 3 ऊपर x है, नीचे रूट x है, तो ऊपर रूट x बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 नीचे, यहाँ x की पावर हाफ, ठीक है ना। और रूट x को भी यहाँ पे भी ना देखिए x अपॉन रूट x, तो रूट x बचा, और इस रूट x को भी मैं x पावर हाफ लिख देता हूँ। तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा कि मैं अगले स्टेप में x की पावर 3 माइनस हाफ करूँगा, फिर 3x पावर हाफ एंड 4x पावर माइनस हाफ, दिस मच ऑफ dx, दिस मच ऑफ dx, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इस x की पावर 2 3 6 में से 1 गया, 5/2 प्लस 3x की पावर हाफ प्लस 4x पावर माइनस हाफ, दिस मच ऑफ dx, ठीक है, दिस मच ऑफ dx, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे सिंपल एक ही फॉर्मूला लगना है, क्या, x पावर n dx वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रखना है बच्चों, इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो ये बेसिक फॉर्मूला लगना है अब, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए तो मैं राइट हैंड साइड से ये चीज़ें मुझे हटानी पड़ेंगी ना, जो भी मैंने लिखा है इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी को थोड़ा लेफ्ट में यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, और इस क्वांटिटी को, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को थोड़ा सा इधर चिपका दूँ मैं, ठीक है, और बीच में मैंने जगह कर ली है, ठीक है ना, बीच में मैंने जगह कर ली है। उड़ गए तो तेरे तेरे तोड़ गए तो तेरे, हो मैं निकला हो गड्डी लेके, हो रस्ते पे हो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ठीक है भैया। सो x पावर n, ठीक है ना, ये है x पावर n 5/2, अरे क्या हो गया, 5/2 है ना, n ये है, तो इट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ये 3 बेसिकली वाइल। देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसका जो अगला स्टेप है वो कैसा होगा, x पावर 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x पावर हाफ dx, ठीक है ना। एंड लास्ट स्टेप इसका कैसा होगा, प्लस 4 x पावर माइनस हाफ dx, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से इसके ऑल 3 पार्ट्स ऐसे आ जाएंगे निकल के, ठीक है। सो 3, ठीक है ना, इट इज 3 राइट, एंड x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है, देन प्लस 4 दिस इज x पावर n, है ना, n की जगह क्या है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। सो स्टूडेंट्स क्या हो गया भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज x i इक्वल टू 2 एकम 2 5 2 7/2 x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3, दिस इज 2 एकम 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 अपॉन 2 एकम 2 और 1 3 3/2, ठीक है ना, प्लस 4, 1 में से हाफ गया हाफ, ठीक है, 1 में से हाफ गया हाफ। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, सो देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे है ना। बेसिकली हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी, a अपॉन b अपॉन c, सो बेसिकली इट विल बी, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, c यहाँ पहुँच जाएगा, सो ac अपॉन b, ठीक है, क्लियर है। सो 2/7 x पावर 7/2
ऐसी ये 2 इंटू 3, देखो 3 से तो 3 कट जाएगा और 2 वहाँ पहुँच जाएगा, तो 2x पावर 3/2, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा 2 चौक 8, 8x पावर हाफ प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी विल राइट द इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दो मेरे को, सभी को क्लियर है बाबा? सभी को क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी को कहूँगा नहीं, मैं किसी को कहूँगा। 2/7 x पावर 7/2, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 एंड 8 रूट एक्स है ना, रूट एक्स, एक्स पावर हाफ और रूट एक्स बात सेम ही है। ठीक है, प्लस सी। फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन देखते हैं यार, है ना, 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन कैसे करेंगे यार सॉल्व? ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे, देखेंगे क्या करना है यार इस क्वेश्चन में। सो लाइक कई बार ना क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया होता है ना, उस फॉर्म में बड़े ही वो कॉम्प्लेक्स दिखे, लेकिन अगर आप एक आधा स्टेप भी उसको सॉल्व करो ना, लेट्स से आपने इसको आई बोल दिया और आपकी इच्छा है कि यार आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है ना, आपकी इच्छा है कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो। आपने देखा कि यार ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने, है ना, या तो इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर सकें, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। मेरे को दिखा कि यार यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अच्छा i इक्वल्स टू, यहाँ पे x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा एंड दिस इज अपॉन x माइनस 1। देखिए मैं बेफिक्र होके x माइनस 1 से x माइनस 1 को काट सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली x माइनस 1 एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगा ही होगा, तभी ये इंटीग्रेंड डिफाइंड है। ठीक है ना, तो नॉन जीरो क्वांटिटीज को हम लोग काट सकते हैं ऊपर नीचे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड बचा वाला पार्टी कितना है 1 डी एक्स। तो अब मेरे को फॉर्मूला पता ही है यार, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी। सो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। चेक कर लो, ठीक है बच्चों, चेक कर लो प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो ना, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। आइए लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आइए लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th क्वेश्चन पे। ओके ग्रेट, हाँ जी। सो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? देखिए बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन। लेट से ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को हमने क्या बोला भैया, आई बोला। ठीक है ना, सो अब आई के क्या हाल चाल होंगे, रूट एक्स की मल्टीप्लाई इसमें रूट एक्स और रूट एक्स की मल्टीप्लाई इसमें एक्स रूट एक्स। ठीक है ना, दिस मच ऑफ डी एक्स। ठीक है, अच्छा बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, एक्स रूट एक्स को आप देखो कैसे होगा, क्योंकि x मतलब x पावर 1 इंटू रूट एक्स मतलब x पावर हाफ। रूट एक्स कितना होता है बच्चों, x पावर हाफ होता है। और हमने आपको बताया कि अगर सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो और प्रोडक्ट में है, तो यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इट इज x पावर
3/2 है ना, एलसीएम लेके 3/2 आ जाएगा। सो यानी कि इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx लिख सकते हैं। यानी कि दोनों टर्म्स सेपरेट हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी बच्चों। जरा चेक कर लो ना, जरा चेक कर लो। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा यार, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। i इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 एकम 2 और 3 2 5, तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। तो यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे ये वर्क कर रही हैं? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्या ये आपको समझ में आ रही है, ये कैसे वर्क कर रही हैं बच्चों? प्लीज बता दीजिए। राइट है, चलें आगे, चलें क्या, चलें क्या, चलें क्या, फर्दर प्रोसीड कर दें क्या, फर्दर प्रोसीड कर दें क्या? जल्दी से बोल दो प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, है ना। 14th क्वेश्चन तक डन हो गया भैया सभी का? 14th क्वेश्चन तक डन हो गया क्या? ठीक है, 14th क्वेश्चन तक डन हो गया, तो 15th क्वेश्चन देखेंगे। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है ना, तो एक बार आंसर भी मिला के चलेंगे भैया सभी लोग, ठीक है ना। सो 15th क्वेश्चन अगेन ऑन द सेम पैटर्न बच्चों, है ना, सेम पैटर्न। लेट्स से ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आप क्या बोल दोगे इसको? लेट्स से आपने आई बोल दिया, है ना, लेट्स से आपने क्या बोल दिया बच्चों, इसको आई बोल दिया। सो रूट एक्स की यहां मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ आई इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x इंटू रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है रूट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, x पावर हाफ। तो रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या क्वांटिटी होगी, है ना, रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या क्वांटिटी होगी? रूट एक्स को लिखेंगे आप x पावर हाफ और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ सेम बेस डिफरेंट पावर, मल्टीप्लीकेशन में क्वांटिटीज हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, 1/2 प्लस 2, ठीक है ना। सो 2 दूनी 4 और 1 5, सो एक्स की पावर 5/2, ठीक है। सो यहाँ पे तो आ जाएगा भैया क्या अपने पास, इट इज 3 इंटीग्रल x पावर 5/2 dx, ठीक है ना, प्लस 2। नाउ x इंटू रूट एक्स क्या होगा भैया, x इंटू रूट एक्स, नाउ x की पावर 1, रूट एक्स की मतलब क्या मतलब, x की पावर हाफ, तो यानी कि x पावर 1 प्लस हाफ, यानी कि x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। सो दिस इज x पावर 3/2 dx, ठीक है, प्लस 3 इंटीग्रेशन रूट एक्स, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर हाफ dx। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इट इज, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन, है ना, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब बच्चों फाइनली इसको लिखना है, ठीक है, फाइनली इसको लिखना है, तो थोड़ा सा ऊपर को करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर को करेंगे एंड देन सिंप्लीफिकेशन चालू करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बैठ के लिखता हूं मैं,
ओके, सो आई इज इक्वल टू 3, 2 एकम 2 और 5 2 7, तो x की पावर 7/2 और यहाँ पे 7/2, फिर 2 इंटू एक्स पावर 2 एकम 2 और 3 2 5, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3, 2 एकम 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये दो नंबर की क्वांटिटी है ना, ये ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पे लिख दूं क्या फाइनल आंसर? फाइनल आंसर यहां लिख दूं क्या? देखिएगा बहुत ध्यान से, फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों। सो देखिए, ये दो क्वांटिटी जो है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, तो 2 3 6/7 x की पावर 7/2, ये 2 उधर चला जाएगा तो 4/5 x की पावर 5/2, एंड देन ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 प्लस सी। सो बच्चों जरा आंसर चेक करेंगे, 6/7 x पावर 7/2, 4/5 x पावर 5/2 एंड प्लस 2 x पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? 15th क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बता दीजिए एवरीबडी। ठीक है, क्लियर है क्या? 15th क्वेश्चन आपको क्लियर है बाबा? 15th क्वेश्चन आपको क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए 15th क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? प्लीज बता दीजिए 15th क्वेश्चन क्लियर है? 15th क्वेश्चन क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा 16th क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 16th क्वेश्चन से थोड़ा सा, अभी तक तो क्या था ना, 7th क्वेश्चन से 15 तक मेनली एल्जेब्राइक क्वांटिटीज आ रही थी ना इंटीग्रेशन में। अब थोड़ा सा cos x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना शुरू किया है, सॉरी e पावर x आना भी शुरू हुआ है भाई। ठीक है ना, e पावर x आना भी शुरू हुआ है भाई। ठीक है ना, e पावर x आना भी शुरू हुआ है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो लेट्स से इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को आई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बाबा? आई बोलते हैं ना। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए ये 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग लिख देंगे। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e पावर x dx। ठीक है ना, सो कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगली लाइन में लिख लेते हैं कांस्टेंट को बाहर, 2 बाहर आ जाएगा x dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x dx। ठीक है ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x पावर 1 है तो n की जगह कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, सो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है x पावर n का, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है बच्चों? सभी को बताया था हमने, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस सी। ठीक है, सो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x। ठीक है ना, एंड e पावर x का इंटीग्रेशन कितना बताया था बच्चों हमने आपको? इट इज e पावर x प्लस सी। ठीक है, इट इज e पावर x प्लस सी। सो e पावर x का इंटीग्रेशन इज e पावर x प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सो दिस इज द फाइनल आंसर विल कम आउट। देखो 2 से तो 2 कट गया, सो आई विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है ना, चेक कर लो, फटाफट से चेक कर लो भैया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो गाइज 17th क्वेश्चन देखते हैं ना। तो 17th क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं भैया, अलग अलग कर दो। लेट्स से ये इंटीग्रेशन आई हो गया। ठीक है ना, लेट्स से ये इंटीग्रेशन क्या हो गया भैया आपका? आई हो गया ना, आई। ठीक है, सो अब क्या करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस पार्ट को अलग किया 2x स्क्वायर dx माइनस इस पार्ट को अलग किया 3 sin x dx प्लस फिर इस पार्ट को अलग किया 5 रूट x dx। ठीक है, क्लियर है भैया?
नाउ आई इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बच्चों, तो 2x² dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इट इज sin x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 5 बाहर आ जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन √x dx। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। क्या होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज आई, यहां पे x पावर n है, ठीक है ना, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x बच्चों, है ना, माइनस कॉस x प्लस 5। अच्छा, इस √x को बच्चों मैं x पावर हाफ लिख सकता हूं क्या? देखिए बच्चों, यहां पे √x है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x पावर हाफ लिख सकता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, x पावर हाफ का, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, प्लस c। सो दिस इज कितना हो गया भैया, इट इज 2/3 x पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x एंड 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो 2 पंजे 10/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है भैया। सो 2/3 x पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x पावर 3/2 प्लस c, ठीक है ना। सो दिस इज इंटीग्रेशन आई, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन आपका फाइनली सॉल्व हो गया। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलें आगे, जल्दी से बता दो। चलें बच्चों आगे चलें, वेरी गुड, आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल डायरेक्टली इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है ना। तो लेट से ये आई है, ठीक है ना, लेट से ये आई है, तो देखिए आई कैसे लिख सकते हैं आप लोग, sec x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो sec स्क्वायर x प्लस sec x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो sec x tan x। अब बच्चों आपको भी पता है, क्या पता है, अभी बताता हूं क्या पता है। देखिएगा, sec स्क्वायर x dx अलग ले लेंगे प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x अलग ले लेंगे, इंटीग्रेशन sec x tan x अलग ले लेंगे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो आपको भी पता है दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं tan x प्लस c, ठीक है, और इंटीग्रेशन sec x tan x dx क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज sec x प्लस c, sec x प्लस c। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x, और प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सो ये हमारा फाइनली इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? आपको चीज़ें आसान लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए बच्चों, आप लोगों को चीज़ें आसान लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? जल्दी से बता दीजिए, आसान लग रही हैं क्या? वेरी गुड बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो sec x माइनस tan x प्लस c है ना, ऐसा कैसे हो गया भैया? सॉरी सॉरी बच्चों, यहां पे जो आप देख रहे हो, यहां पे जो आप देख रहे हो ये माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है भैया, ठीक है ना। तो कभी आपको ऐसा लगे कि माइनस है, ठीक है। 19th क्वेश्चन बच्चों कैसे करेंगे, 19th क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, जब 19th क्वेश्चन आप देखें, थोड़ा सा समय लगाएं। लेट्स से ये इंटीग्रेशन आई है, ठीक है। अब ये आई को अपन कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये cos x स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x नीचे आ जाएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा,
ठीक है। एंड देन फाइनली जब आप इसको देखेंगे तो ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है बच्चों, है ना, हमने 10 स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सोचेंगे। और बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन में यहां पे आई में क्या कर दिया, 10 स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स -1। इस इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 10x, और dx का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव गॉट, 10x माइनस x प्लस c, 10x माइनस x प्लस c, 10x माइनस x प्लस c, ठीक है भैया, 10x माइनस x प्लस c। क्लियर है बाबा, क्लियर है, जल्दी से बोल दो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलेंगे 20th क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए 20th क्वेश्चन कैसा है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। 20th क्वेश्चन है ना, लेट्स से ये इंटीग्रेशन क्या बोल दिया हमने, आई बोल दिया। लेट्स से ये इंटीग्रल क्या बोल दिया हमने, आई बोल दिया। सो आई इक्वल्स टू, ना बच्चों दिस अपॉन दिस कर सकते हो, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, माइनस दिस अपॉन दिस यानी कि 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ना बच्चों दिस इज इंटीग्रेशन टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन कॉस एक्स 10x। और देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, sin x अब इस क्वांटिटी को आप थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करें, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा आप ऐसे देखने की कोशिश करें, sin x अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स तो सेक एक्स हो जाएगा भैया, 1 अपॉन कॉस एक्स तो सेक एक्स हो जाएगा, और sin x अपॉन कॉस एक्स 10x हो जाएगा, ठीक है। सो सेक एक्स 10x आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी, है ना बच्चों। अरे आपको फॉर्मूला तो बताया ही है ना हमने, आप लोगों को हमने फॉर्मूला तो बता ही रखा है ना, फॉर्मूला तो बता ही रखा है ना कि सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इज 10x प्लस सी होता है बच्चों। एंड बच्चों सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था कितना होता है, इट इज सेक एक्स ओनली, है ना, सेक एक्स प्लस सी। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपका 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों, जल्दी से 10 2, क्लियर है भैया, भैया भैया क्लियर है आपको, ठीक है। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओ अब यहां पे उसने अंग्रेजी में बोला है, क्या बोला है भैया, अंग्रेजी में बोला है, अंग्रेजी में एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस का मतलब क्या है, मुझे एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस निकालो। अरे बाबा इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के, कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। दिस इज रूट एक्स डी एक्स एंड दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। दिस इज रूट एक्स को अपन क्या लिखेंगे, एक्स की पावर हाफ डी एक्स
प्लस यहाँ पे x की पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस हाफ dx. सो दिस इज फाइनली कमिंग आउट कितना बच्चों, x पावर n है ना. देखो बच्चों x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. सो 3/2 यानी कि 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, इट इज हाफ है ना, 1 माइनस हाफ इज हाफ है ना. सो x पावर 1/2 प्लस c. सो फाइनली द आंसर विल कम आउट 2/3 x है ना. देखते हैं इस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है क्या. सो 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर हाफ प्लस c है ना. सो c इज द करेक्ट आंसर है ना. सो इज द c करेक्ट आंसर क्या, हाँ बच्चों c इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग फाइनली प्रोसीड कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पे. बट ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है. क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन छोड़ के आए हुए हैं ना, 7 क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए हुए हैं. ठीक है. सो हम लोगों को एक ये क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने हैं जाके. ठीक है. आइए बच्चों जरा इसको देखते हैं है ना, इसको जरा समझते हैं. क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज दिस, मतलब अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 है. यानी कि बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है. ठीक है ना. तो इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ये होगा, इंटीग्रेशन ये होगा, इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ये होगा. दैट मीन्स यानी कि इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, और क्योंकि फंक्शन x में है तो यानी कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा है ना, fx आ जाएगा. ठीक है. ओके. फिर उसने बोला कि यार एक कंडीशन और भी दी हुई है कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 लेने पे 0 हो जाएगी ना. इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे ना, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे. हमसे तो फंक्शन पूछा गया है, हमसे तो क्या पूछा गया है, फंक्शन. तो मैं fx कैसे निकाल दूंगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके निकाल दूंगा. ठीक है ना. इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके मैं fx निकाल सकता हूं. ठीक है. इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके मैं fx निकाल सकता हूं. सो fx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 इंटीग्रेशन. राइट. सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज 4 बाहर, इट इज x³ dx माइनस 3 बाहर कांस्टेंट है ना, और x की पावर माइनस 4 dx. सो दिस इज 4 व्हाट वी विल से x की पावर n है ना, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है. माइनस 3 x की पावर n प्लस 1 है ना, ये n है ना भैया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. सो देखिए 3 प्लस 1 से 4 गया है ना भैया, 4 से 4 गया, सिंपल एज दैट. और बच्चों का देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा है ना, लेकिन ये गलती कर रहे हैं हम लोग है ना. देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ना, थोड़ा जगह कम पड़ेगी इसलिए जगह का सदुपयोग कर रहे हैं. -4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -3, -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा. सो यानी कि फंक्शन हमारे पास फाइनली कितना आ गया, इट इज x की पावर 4, और x की पावर यहाँ पे -3 हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो +1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c. दिस इज अवर फंक्शन. अच्छा उसने क्या भी बोला, उसने क्या भी बोला, उसने बोला कि यार x की वैल्यू आप 2 लो तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी है ना. टेकिंग x इक्वल टू 2 तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ऐसा करने से हमें c का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा. सो x की वैल्यू 2 लेंगे तो f2 इट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस c. अब f2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, और ये 16 128 प्लस 1 129/8 प्लस c. तो यहां से बच्चों c का वैल्यू कितना आ गया, इट इज -129/8
-129/8, -129/8। तो यानी कि फंक्शन आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों ओरिजिनली? फंक्शन आपके पास ओरिजिनली कितना हो जाएगा? इट इज x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c की वैल्यू कितनी है? -129/8। तो -129/8। तो देखिए भैया ऐसा फंक्शन कौन सा है? फंक्शन कौन सा है भैया? x⁴ प्लस 1/x³ -129/8। ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों? हमें कहना है कि भैया इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? fx होगा। फिर हमने fx निकाला एंड देन जो कंडीशन हमें दी गई थी है ना, x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0, तो हमने उसका इस्तेमाल करते हुए c की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू निकाल के वापस हमने कहाँ पुट कर दी? फंक्शन के अंदर पुट कर दिया एंड हमने फंक्शन रीराइट कर दिया यहाँ पे एंड वही हमारा ए आंसर है। सो टेक्निकली स्पीकिंग तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बट हमने स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। आइए उन 7 क्वेश्चंस को और करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है ना? सो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए, इंस्पेक्शन करते हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना? तो आइए जरा देखते हैं स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना? स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन। ठीक है? सो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या भी होता है? इंटीग्रल भी होता है ना, आपको पहले भी बताया। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो इसमें हमें बेसिकली sin 2x का है ना, देखिए ये फंक्शन क्या है? x का फंक्शन है। मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, बट ना तो मुझे कोई फॉर्मूला आता है इसके लिए, फॉर्मूला तो आता नहीं मेरे को, और मुझे क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इस्तेमाल करना है, तो अगर मुझे फॉर्मूला आता भी होगा तो भी मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैं ये इंटीग्रेशन कैसे निकालूं? है ना, मैं ये इंटीग्रेशन कैसे निकालूं? ठीक है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालूं? सो देखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन कोई फंक्शन प्लस सी आ जाता है ना, मान लेते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर मान लो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास fx कोई फंक्शन आ जाता। ठीक है ना? अब देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin 2x आएगा, और मुझे fx निकालना है, तो बच्चों बताओ दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन बताओ मुझे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाए? sin 2x आ जाए। भैया sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पे sin 2x आ जाए। तो मैंने कहा यार sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करने पे sin 2x आएगा? मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार देखो अगर हम लोग cos 2x का डिफरेंशिएशन कर दें, किसका डिफरेंशिएशन कर दें? cos 2x का डिफरेंशिएशन कर दें, तो cos 2x का कितना होगा? माइनस sin 2x, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो गया भैया? इक्वल टू माइनस का 2 sin 2x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऐसा हो गया। लेकिन कायदे में मेरे को ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है, लेकिन मेरे पास यहां पे sin 2x के अलावा ये फालतू की क्वांटिटी भी आ रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मेरे को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है। मैंने सोचा यार cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होगा, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन 2 भी आ जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी आ रही है, लेकिन ये मेरे को चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ sin 2x हो। यहाँ पे sin 2x के अलावा भी फालतू की क्वांटिटी आ रही है, तो ये फालतू की क्वांटिटी मैं क्या करूँगा? यहाँ से हटा के अपॉन में यहाँ ले जाऊँगा -2, तो ये -2 में यहाँ से हटा के भाई यहाँ प्रोडक्ट में था, यहाँ पे डिवीजन में ले गया।
और कांस्टेंट में हम लोग ले कर सकते हैं ना, कांस्टेंट को इधर उधर कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन sin 2x आएगा, आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। अच्छा, कायदा तो ये कहता है कि मे भी अगर यहां पे कोई कांस्टेंट होता साथ में तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होता, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होता, और प्लस 0 को तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा एक प्लस कांस्टेंट भी हो सकता था। तो यानी कि मुझे बच्चों अब एक ऐसा फंक्शन मिल गया है, मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है, ठीक है ना, मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, sin 2x है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह सकता हूं कि इट एम्प्लाइज, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूं इट एम्प्लाइज, क्या कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं भैया, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, cos 2x अपॉन -2 प्लस सी। तो मैं कहूंगा कि भैया एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज cos 2x अपॉन -2 प्लस सी, ठीक है ना। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना है, cos 2x अपॉन -2 प्लस सी, ठीक है। सो ऐसा करके अपन ने एंटी डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है भैया, क्लियर है क्या भैया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो एंटी डेरिवेटिव ये होगा। फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने ये चीज लिख दी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पीछे एनसीईआरटी में प्लस सी नहीं लिखा, उनकी गलती है भाई, लिखना चाहिए उनको। सर हमारे टीचर ने भी नहीं लिखवाया, उनकी भी गलती है भाई, क्यों नहीं लिखवाया, लिखवाओ ना भाई प्लस सी, क्यों नहीं लिखवा रहे हो भाई, साफ साफ देखो ना, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका एंटी डिफरेंशिएशन ये होगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता रहे हैं हम, ठीक है। तो लिखो भैया प्लस सी, ठीक है। चले आगे कैसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चले भैया आगे फर्दर करें क्या, प्रोसीड करें क्या भैया, फर्दर प्रोसीड करें क्या, बताइए जल्दी से, फर्दर प्रोसीड कर दें, है ना, आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर। ओके, सो आप कह रहे हैं कि भाई cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालो, यानी कि मुझे cos 3x का क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंटी डेरिवेटिव निकालना। मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ये होगा। अगर इस क्वांटिटी का cos 3x का इंटीग्रेशन fx है तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x होगा। तो यानी कि मुझे बेसिकली देखो, इंटीग्रेशन ही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन ही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो अगर cos 3x का एंटी डेरिवेटिव fx है तो fx का डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोल देंगे सर, डेरिवेटिव। तो fx का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, cos 3x होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार ऐसा दुनिया में कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन जो है कितना आएगा, cos 3x आएगा। मेरे को ऐसा फंक्शन निकालना है दुनिया में जिसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, cos 3x आ जाए, ठीक है ना, cos 3x आ जाए। मैंने दिमाग लगाया भैया, मैंने कहा यार sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x आ सकता है, ठीक है ना। मैंने दिमाग लगाया कि यार sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ सकता है, cos 3x, है ना, sin 3x, sin समथिंग का डिफरेंशिएशन cos समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन 3। सो बेसिकली यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो sin 3x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 3 cos 3x आ गया। बट मेरे को ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव सिर्फ cos 3x हो, 3 cos 3x नहीं होना चाहिए। यानी कि ये क्वांटिटी डिजायर्ड है, सिर्फ ये क्वांटिटी डिजायर्ड नहीं है। तो जो क्वांटिटी डिजायर्ड नहीं है, 3 नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो मैंने 3 को उठा के क्या कर दिया भैया, यहाँ प्रोडक्ट में था तो मैंने क्या करा, 3 को उठाया प्रोडक्ट से और डिवीजन में ले गया। तो ऐसा फंक्शन मिल गया मेरे को जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x है, ठीक है ना।
अब बच्चों यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती जिसका डिफरेंशिएशन इवेंचुअली कितना हो जाता, जीरो हो जाता, और प्लस जीरो को मेंशन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट भी है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने ऐसा फंक्शन निकाल दिया जिसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। सो यानी कि फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बता दीजिए प्लीज जल्दी से। फ्रॉम, यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, फ्रॉम मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड्स नहीं लिखेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना। वी कैन से कि भैया एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is sin 3x upon 3 plus c. So sin 3x upon 3 है ना, तो दे आर नॉट मेंशनिंग प्लस सी बट वी विल मेंशन प्लस सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दो जा बच्चों, ओए मन के सच्चो जल्दी से बता दीजिए। तो दो क्वेश्चन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव कर चुके हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव कर चुके हैं, है ना। फर्दर प्रोसीड करेंगे दादा, फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोसीड करते हैं, चलिए। ओके, सो अगेन हमको यहां पे e पावर 2x का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x एंटी डेरिवेटिव चाहिए। मान लेते हैं वो fx है, लेट्स से, ठीक है, यानी कि मेरे को इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। हालांकि मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, ना सर ने लिखवाया है कि भैया e पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ऑल्दो हम लोग 7.2 में सीख लेंगे। लेकिन बच्चों मुझे एक ऐसा फंक्शन यानी कि e पावर 2x का क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बात एक ही है। मुझे e पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि e पावर 2x का अगर एंटी डेरिवेटिव ये है तो fx का डेरिवेटिव ये होगा, यानी कि fx का डिफरेंशिएशन ये होगा। तो भैया मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ऐसा कोई फंक्शन निकालना है हमें जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, ऐसा एक फंक्शन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, e पावर 2x हो जाए, e पावर 2x हो जाए। ऐसा एक फंक्शन निकालना है मुझे जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 2x हो जाए, e पावर 2x हो जाए। मैंने कहा यार ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 2x, तो मेरे को समझ में आता है कि यार d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x ही हमें क्या दे देगा, e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है ना, ऐसा करके आ जाएगा मेरे पास। पर मुझे क्या चाहिए, मेरे को ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव सिर्फ e पावर 2x हो, सिर्फ e पावर 2x हो। तो यानी कि ये क्वांटिटी चाहिए मेरे को, ये क्वांटिटी मेरे को नहीं चाहिए। तो जो क्वांटिटी मेरे को नहीं चाहिए उस क्वांटिटी को मैं यहां से हटा के, मल्टीप्लाई से हटा के यहां डिवीजन में ले जाऊं, चलेगा। यानी कि अब मेरे को एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, e पावर 2x है, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 2x है, प्लस यहां पे अगर कोई कांस्टेंट होता उसका डिफरेंशिएशन तो वैसे भी जीरो हो जाता, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बच्चों, इस क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन ये है ना, इस क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव ये है, इस क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव, इस क्वांटिटी का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। इस क्वांटिटी का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो इट इंप्लाइज फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, from method of inspection, what we can say, antiderivative of e power 2x is e power 2x upon 2 plus c, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x is e पावर 2x upon 2 plus c। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बोल दीजिए प्लीज।
इज इट क्लियर और नॉट? चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो अब फर्दर हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चन आई थिंक और बचे हैं फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जो हमें कर रहे हैं। सो आइए चलते हैं उनकी तरफ भी, हौले हौले प्रोसीड करते हैं। ओके हाँ बच्चों, चौथे क्वेश्चन के अंदर भी कमाल की चीज़ है, हमें इसका भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना। तो लेट से fx हो गया, लेट से fx हो गया। तो भैया इस क्वांटिटी का एंटी डेरिवेटिव ये है, तो इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव ये होगा। अब हमें बच्चों एक ऐसा फंक्शन चाहिए, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। इफ समथिंग के स्क्वायर का, देखो समथिंग स्क्वायर डिफरेंशिएशन, देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। अगर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x स्क्वायर देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर देने के लिए आपको वेरिएबल की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेरिएबल की पावर 3 को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रिड्यूस हो जाती है ना, एक पावर कम हो जाती है ना, x पावर 2 हो जाएगी। तो इसलिए एक बात तो मेरे को समझ में आ गई यार कि यार ऐसा एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ऐसा एक फंक्शन ऐसा तो हो सकता है ax प्लस बी पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा हो सकता है। कैसे? समथिंग पावर 3 का डिफरेंशिएशन इट इज 3 समथिंग स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, है ना। चेन रूल लगा रहे हैं भैया, है ना, चेन रूल लगा रहे हैं। अब a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? ax का डिफरेंशिएशन देखिए, ये वाली लाइन में यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax, ax का डिफरेंशिएशन a और b का 0। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या हो गया, 3a इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करके बच्चों आपके पास हो गया, ठीक है, ऐसा करके आपके पास हो गया। यानी कि ये किसका डिफरेंशिएशन आया भैया आपके पास? ये ax प्लस बी के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन आया। बट एक्चुअल में हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव खाली ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे डिफरेंशिएशन में सिर्फ ये क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये क्वांटिटी मैं नहीं चाहता कि डिफरेंशिएशन में हो मौजूद। तो ये 3a यहां से हट के, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहां से हट के डिवीजन में आ जाएगा। प्लस ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे कोई कांस्टेंट होता तो जिसका डिफरेंशिएशन प्लस 0 हो जाता, और प्लस 0 को फर्दर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका एंटी डिफरेंशिएशन ये होगा। सो फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बच्चों, फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी। सो ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, ठीक है। सो फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों। वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही फर्दर हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और हैं जिनका हमें क्या करना है बच्चों, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है हमें? एंटी डेरिवेटिव निकालना है। आइए जरा फर्दर देखते हैं, ठीक है, आइए जरा फर्दर देखते हैं। ओहो, सो देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब उन्होंने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से 2 टर्म्स को सॉल्व कराना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है,
मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। लेट से वो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। सो टेक्निकली मुझे अगर आप देखें तो एफ एक्स साइन 2x dx होगा, -4 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, और e पावर 3x dx, इसका यानी कि मुझे इन दो क्वांटिटीज के एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मुझे इन दो क्वांटिटीज के एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना। ये दो क्वांटिटीज के एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन चाहिए जो मैं यहां पे पुट कर सकूं, ठीक है ना। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे यानी कि साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए और e पावर 3x का इंटीग्रेशन चाहिए फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो मैं एक एक करके निकालूंगा ना, एक एक करके निकालूंगा। कैसे निकालूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। भैया मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx चाहिए, लेट से ये gx के इक्वल है ना, लेट से gx के इक्वल है। तो यानी कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा बच्चों। यानी कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो बच्चों, साइन 2x हो जाए। ऐसा एक फंक्शन क्या होगा बच्चों, मैंने दिमाग लगाया यार cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x हो सकता है, तो cos 2x का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos समथिंग इज माइनस साइन समथिंग यानी कि माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है ना, यानी कि ये -2 साइन 2x, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज -2 साइन 2x। लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन 2x हो, है ना, -2 साइन 2x नहीं। यानी कि ये क्वांटिटी तो डिजायर्ड है, ये क्वांटिटी डिजायर्ड नहीं है, तो -2 को वहां से हटा के मैं क्या कर दूंगा, यहां ले आऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस लेट्स से एक अनदर कांस्टेंट हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, +0 रहा होगा, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, तो +c भी रहा होगा। तो यानी कि यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -cos 2x अपॉन 2 + c। तो यानी कि एक का एंटी डेरिवेटिव तो ले आया मैं, है ना, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, -cos 2x अपॉन 2 + c। अच्छा ये क्योंकि एक पार्ट है ना, वन ऑफ द पार्ट है, तो ये पहला पार्ट है, तो यहाँ के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को +c1 बोल देते हैं ना, यहाँ पे c1 मेंशन कर देते हैं, ठीक है, -4। अब मुझे e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ये वाला पार्ट अच्छा है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx, मान लो ये इंटीग्रेशन hx है ना, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करना है। तो मैं कहता हूं कि भैया इसका एंटी डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 3x होगा। यानी कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 3x हो, यानी कि ऐसा एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 3x हो। मतलब ऐसा एक फंक्शन कैसा होगा भैया, e पावर 3x ही होगा जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 3x आ सकता है, ठीक है ना। सो e पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि 3x का डिफरेंशिएशन 3। बट मुझे पर्सनली ऐसा एक फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव सिर्फ e पावर 3x हो। तो यानी कि ये क्वांटिटी तो जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई से यहाँ से हटा के डिवीजन में ले जाएंगे, और प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है ना, प्लस कांस्टेंट हो सकता है भैया, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। तो अब आप एक बात समझो, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव ऑफ
एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x इज e पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है ना, e पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो 4 e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना लिखवाया भैया, e पावर 3x अपॉन 3 प्लस ये कांस्टेंट क्योंकि सेकंड पार्ट से आया है तो मैं लेट्स से इसको 2 बोल दे रहा हूँ ना, तो प्लस C2, ठीक है ना भैया, -4 इंटू C2, अगर अगेन एक कांस्टेंट ही है, वैसे भी इन कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है। नेक्स्ट लाइन में जाके ये क्या होने वाले हैं, ये सारे कांस्टेंट हटके, भैया कोई बच्चा सोच रहा होगा कि -4 इंटू C2 -4 C2 अगेन, लेकिन -4 इंटू C2 भी अगेन एक अननोन कांस्टेंट ही है, तो जब वो अननोन ही है तो उसको हम लोग C2 ही रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनल लाइन में ये जितने सारे कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे हटके बच्चों क्या होने वाले हैं, एक ही जगह C1 प्लस C2 इज अगेन अ C, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका एंटी डेरिवेटिव लिख दिया है। क्लियर है। सो इंटीग्रेशन करने की एक टेक्निक ये भी है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जहां पे हम लोग ऐसे फंक्शन ढूंढते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमारा इंटीग्रैंड हो, तो जिससे कि इंटीग्रैंड का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग निकाल सकें। तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 -4 अपॉन 3 e की पावर 3x, ठीक है ना, -4 अपॉन 3 e की पावर 3x है ना, प्लस c ये तो लगा ही नहीं रहे हैं, c तो लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सो फटाफट से बच्चों इसको नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से कर दीजिए बच्चों, जल्दी से कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज गिवन टू अस। ये क्वेश्चन हमारे को और गिवन है और देखिए इसमें हमको इंटीग्रेशन पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों तो लेट्स से ये इंटीग्रेशन i कह दिया मैंने, और i इक्वल टू इस पार्ट को अगर मैं अलग करना चाहूँ तो 4 इंटू ई पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx ऐसा हो जाएगा बच्चों। और बच्चों देखिए इसका फॉर्मूला मुझे नहीं आता, इसका फॉर्मूला मुझे अभी नहीं आता, 7.2 में आ जाएगा। लेकिन क्या मैं पिछले क्वेश्चन से e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, यानी कि e पावर 3x अपॉन 3 है ना। फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन हमने ये तो सीखा ही है ना कि भैया एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये तो सीखा ही है ना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x इज e पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है ना। तो इट इंप्लाइज क्या हो गया, e पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e पावर 3x। भैया इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं भैया, है ना, कि भैया इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों यानी कि e पावर 3x का इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, e पावर 3x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 1 इंटू dx करो, चाहे सिर्फ dx है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x प्लस c होता है, तो यहां से इंटीग्रेशन x आ जाएगा और प्लस एक ही कांस्टेंट है ना, प्लस दुनिया भर के कांस्टेंट नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट। सो 4 इंटू ई पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ठीक है ना। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस आप मेरे साथ मिलकर अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है ना। बाकी आपको जो भी फील हुआ हो, है ना, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मे भी ऐसा हो कि कोई आपका फ्रेंड इस हमारे इन पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज से अभी तक परिचित ना हो, ठीक है ना, तो उसको परिचय आप करवाओ कि भैया रोहित सोलंकी सर के ये प्यारे प्यारे लेक्चर्स वो स्टूडेंट्स के लिए डालते हैं जो कि बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए। और अगर स्टूडेंट्स इसके नोट्स आपको बताइए, हमारे CBSE क्लास ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों अगर इस तरीके से आप मेरे साथ स्टडीज़ को एंजॉय करते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में हम अपने जो बैचेस हैं उनको रन करते हैं बहुत इफेक्टिव मैनर में। तो रिसेंटली जस्ट वी हैव स्टार्टेड द बुक 2, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन प्लीज़
यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी हो उसका समाधान पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, goodbye and love you all. Bye bye बच्चों, bye bye.